आई आई होप सब मेरी वीडियो लास्ट वीडियोस आप सब देख रहे होंगे। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रखे हैं, कुछ चैप्टर्स भी पढ़ा रखे हैं क्लास 12 के। सेम वीडियो ये भी है, ये डीएनएफ ब्लॉक चैप्टर है, एक क्लास 12 में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर है, वो इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। वीडियो पूरी देखनी है क्योंकि इसमें कुछ सस्पेंस भी है, वो आपको एंड में पता लगेगा, इसलिए वीडियो पूरी देखनी है। राइट, तो आपको कंसेप्ट सारे देखने हैं, कंसेप्ट में कुछ ट्रिक्स भी है जो आपको समझ में आने वाली है। चलिए जय हिंद दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा आपका स्वागत करता हूँ एक न्यू वीडियो में, जिसमें मैं डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट पूरे चैप्टर करवाने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ वन शॉट में। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप समझोगे कि डी ब्लॉक होता क्या है। डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होता है उसे हम समझेंगे, राइट। उसके इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन समझेंगे। आपने आपने डी ब्लॉक से पहले एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पढ़ लिया होगा, ठीक, जो क्लास 12 में कर चुका है, लेकिन 11th क्लास में हमने एक चैप्टर था फ्लूइडिसिटी, उसमें पढ़ा होगा, तो उसका ही कुछ कुछ कंसेप्ट यहाँ पे यूज होने वाले हैं, तो बस आपको ध्यान देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द एलिमेंट इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू n-1 d ऑर्बिटल आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। तो जो आपको समझ में जाना चाहिए, पहली बात आपको मैं बता देता हूँ, पहला और दूसरा ये क्या होता है, एस ब्लॉक होता है ना। पहला और दूसरा ग्रुप कौन सा होता है, आपका एस ब्लॉक होता है, ठीक। एस उसके बाद क्या आता है, 13 ग्रुप आता है। 13 ग्रुप से आपका क्या होता है, 3 से लेकर 13 तक क्या होता है आपका, ये डी ब्लॉक होता है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। फिर आपका 14 से लेकर 18 तक क्या होता है आपका, पी ब्लॉक एलिमेंट होता है। ये तो आपको पता होगा, ये तो एकदम बेसिक सी चीज है। तो हम 3 से लेकर 13 तक हम बात करने वाले, जिसमें क्या आएगा, पहला आएगा आपका 3D 4D, राइट। अब आप पूछोगे ये 3D कैसे आया, वो आया है आपका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन दिस। आपको ध्यान रखना है n-1 डी 1 to 10 लिखा हुआ है, ns क्या लिखा हुआ है आपका 1 to 2 लिखा हुआ है, ठीक। अगर मैंने यहाँ पे सपोज मान लो n की वैल्यू मैंने 4 पुट कर दी, जब मैं n की वैल्यू 4 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा आपका 4-1 d 1 to 10 4s 1 to 2, तो आ जाएगा 3t 1 to 10 4s 1 to 2। क्या मेरी बात समझ आ रही है? मैंने n की वैल्यू कैसे पुट कर रहा हूँ, और n क्या होता है आपका, नंबर ऑफ सेल्स होता है। क्या होता है आपका, नंबर ऑफ सेल्स आपका n होता है, ठीक। चलिए इसमें ही एक 3D सीरीज आती है, उसका एक निमोनिक्स है, वो देखते हैं। पहले तो मैं बताऊंगा 3D सीरीज होती क्या है। देखिए जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे स्कैंडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ठीक, क्रोमियम, मैग्नीज, ठीक। उसके बाद आपका आयरन आता है, फिर आपका कोबाल्ट आता है, फिर आपका निकल आता है, फिर आपका कॉपर आता है, फिर आपका जिंक आता है। ये आपकी क्या है, 3D सीरीज है। जब मैं 3D सीरीज की बात करूं तो आपको समझ जाना है कि मैं यहाँ पे 3D सीरीज की बात करूं तो इसका निमोनिक्स है, वो देखते हैं पहले हम, ठीक। निमोनिक्स देखते हैं इसका। चलिए ये निमोनिक्स, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मैन फेंको फेंकोनी क्यू जान है, ठीक। तो साइंस का मतलब क्या आपका स्कैंडियम है, टी आई का मतलब टाइटेनियम है, वी आई का मतलब वेनेडियम है, सी आर का मतलब क्रोमियम है, और एफ ई का मतलब क्या आपका आयरन है, और सी ओ का मतलब क्या आपका कोबाल्ट है, निकल है, क्यू कॉपर है, और जिंक है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये 3D सीरीज मैंने इसलिए लिखवाई क्योंकि आपको जो पेपर में आएगी वो 3D सीरीज आएगी। हम सिर्फ वही करने वाले इस वीडियो में जो पेपर में आने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है, जो आपकी जो आएगी वो 3D सीरीज आएगी, तो इसलिए मैं 3D सीरीज ही करवा रहा हूँ, ठीक। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बात करते हैं। इसका पहले स्क्रीनशॉट फटाफट सभी मेरे भाई ले लेंगे। चलिए अब मैं सिखाता हूँ इसकी इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे लिखूंगा R1, क्योंकि हमें पता है कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, साथ ही इसका एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 होगा, यही होगा। अब इसका हम इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, लिखते हैं आर्गन 4s2 3d1, ठीक। से यहाँ पे लिखेंगे हम आर्गन, कंटेंट पूरा अलग है, बस आपको देखना है 4s2 3d2, नोट्स बनाने, ठीक। फिर क्या लिखेंगे हम आर्गन
4s2 3d3। अब आ जाता है मेन बात क्रोमियम और कॉपर की, 4s1 और 3d5। ठीक, सेम यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे आर्गन 4s2 3d5, आर्गन 4s2 3d6। ठीक, आर्गन, आर्गन क्यों मिल रहा हूँ क्योंकि 18 है और 18 के बाद प्लस कर देंगे हम 2 और 6, आपका कितना होगा 26 हो गया। तो 18 प्लस 2 कितना होगा 20 प्लस 6 26 हो गया, तो ये एटॉमिक नंबर 26। आर्गन 4s2 3d7। ठीक, आर्गन 4s2 3d8। ठीक, आर्गन 4s1 3d10। उसके बाद आएगा आपका आर्गन 4s2 3d। ये आपका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी होगा 3D सीरीज का। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि मैं 3D सीरीज पे इतना ध्यान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि 3D सीरीज आपकी आने वाली है पेपर में, आपको 3D याद होना चाहिए। और ये स्कैंडियम मैंने सब बता दिया है, ये आपको स्क्रीन पर फटाफट ले ली मेरे भाई, सभी फटाफट चलो ले लिया, आगे बढ़ते हैं। ये पता लग गया, चलिए अब ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट? द ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज देयर कैरेक्टरिस्टिक लाइन हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, एस ब्लॉक, नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं, पी ब्लॉक। देयर आर 4 सीरीज इन 3D, पता है 4D 5D 6D, और 3D पे हम ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि 3D हमारे पेपर में पूछा जाता है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो आती है आपकी वो कौन सी थी? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, जो कि मैंने अभी बात की है ना। सेकंड आएगा जर्कोनियम, नाइबोमियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, आयोडीनियम, लेड, सिल्वर, कैडमियम। ये सब आपको पूरा एनसीईआरटी में दे रखा है, ये सब आपको याद करना है। ये पूरा याद नहीं करना, आपको बस ये इस पे फोकस करना है, किस पे? 3D सीरीज में। तभी मैं बोलता हूँ आपको, अब जो क्लास 12 वाले बच्चे हैं, क्लास 12 वाले बच्चे हैं, वो 1 से 30 तक कर लें। 1 से 30 तक अपना एटॉमिक नंबर सभी बच्चे याद कर लें। अब उससे कुछ सवाल आ जाते हैं। सवाल तो हम बता देते हैं क्यों है। बाय जिंक, जेड, सी डी, एच जी। एच जी आपका मरकरी होता है, ये आपका साथी मरकरी है, ये आपका मरकरी है। मरकरी और कैडमियम और जिंक आर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों होते हैं? चलिए, अगर आपको पता है कि जिंक का जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है साथी, जिंक का होता है आपका आर्गन 4s2 3d10। ठीक है, ना ही ये ना ही इस पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, ना ही ये लूज कर पाएगा, ना ही ये गेन कर पाएगा। अब आपको पता है जब इस पे ना तो ये डी ऑर्बिटल ये ग्राउंड स्टेट में जाएगा, हैव जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, कंप्लीटली फिल हो रखा है। आपको सब रीजन पता है इसके डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जिंक के, तो तभी तो ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जिसपे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जो काफी रिएक्टिव होते हैं। अब ये फुली फिल्ड है तो ये क्या रिएक्टिव होगा क्योंकि क्या है, स्टेबल है। और हमने बताया है स्टेबल 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 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी 1 by रिएक्टिविटी। कॉन्सेप्ट समझो और पेपर फोड़ो। ठीक, फटाफट आ गया सेकंड क्वेश्चन को। अब आता है हमारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। जब मैं बात करता हूँ एंथैल्पी ऑफ एटॉमिज्म, पहले आपका एंथैल्पी ऑफ एटॉमिज्म होता है। एंथैल्पी ऑफ एटॉमिज्म होता क्या है, पहले आप पूछोगे, बोलोगे द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दी मेटल एटम बॉन्ड। किसका? मेटल एटम बॉन्ड। ठीक, मेटल एटम। तो अब एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किस पे डिपेंड करती है? पहले आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगी, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट है। ठीक, दूसरा क्या, स्ट्रॉन्ग द इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन होगा। अब आपको पता है कि जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, उतना क्या होगा, इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। और मेटेलिक बॉन्डिंग हाई होगी। जब आपको पता होना चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो मेटेलिक बॉन्डिंग हाई होगी, इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन हाई होगा, तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होगी, हाई होगी। क्या बात समझ में आ रही है मेरी? दो कीवर्ड्स पता लग गए, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, मेटालिक बॉन्डिंग, और हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, हाइट मेटालिक बॉन्डिंग और इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
वाई सी आर हैज हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ड्यू टू, अब क्या है सी आर की बात करते हैं हम। चलो जब सी आर की मैं बात करूंगा तो समझ जाना, जब मैं सी आर की बात कर रहा हूँ तो कुछ मैं मर्जी से कर रहा हूँ अपनी, तो समझ जाओ सी आर आर्गन कॉन्फ़िगरेशन। पहले आपका स्टेप होता है आर्गन 4s1 3d5। अब 3d5 पता लग गया आपको, क्या इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। सबसे ज्यादा इस 3d में कितने होते हैं, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसलिए ये क्या एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन से ज्यादा हाई है। मैंने बताया जितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे उतनी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बढ़ेगी, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक, अगर हम बात करते हैं एटॉमिक साइज और आयनिक साइज की बात करते हैं, तो एटॉमिक साइज में बता देता हूँ, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है और लेफ्ट राइट डिक्रीज होता है। ये होता है एटॉमिक रेडियस डिक्रीज फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम बिकॉज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, अब आपको पता है न्यूक्लियस है तो इसकी रेडियस अट्रैक्शन न्यूक्लियस की क्या होगी, रेडियस होगी, मतलब इसकी ऑर्बिट से होगी, और कितनी अट्रैक्शन होगी वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा जो कि इंक्रीज हो रखा है, तो इसलिए एटॉमिक रेडियस क्या होगा, दिखेगा, मतलब गिरेगा, मतलब घटेगा। द एटॉमिक साइज ऑफ आयरन कोबाल्ट निकल इज ऑलमोस्ट सेम ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज इज कैंसिल्ड बाय द रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट मतलब क्या है, न्यूक्लियस की कितनी अट्रैक्शन है आपके इलेक्ट्रॉन से, कितनी अट्रैक्शन है आपके एटम से, दैट इज को शील्डिंग इफेक्ट, कितनी इफेक्ट आपका इफेक्ट हो रहा है। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है आयनिक रेडियस की बात करते हैं। आयनिक रेडियस में क्या होगा, साथ में नॉन मेटल भी आपका प्रेजेंट होगा। तो आयनिक रेडियस फॉलो द सेम ट्रेंड एज एटॉमिक रेडियस फॉर द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट द आयनिक रेडियस जनरली डिक्रीजेस द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। वो सबको पता है भाई, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो आयनिक रेडियस घटेगा। ठीक, तो आयनिक रेडियस डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ चार्ज ऑफ द एनायन। ठीक, सेम ऐसे ही है Fe3+ और Fe2+। तो सबसे बड़ा किसका Fe2+ का होगा, क्योंकि इसमें क्या है पॉजिटिव चार्ज कम है, इसमें ज्यादा है। सेम Na3+ Na2+, तो Na2+ का ज्यादा होगा, उसमें पॉजिटिव चार्ज कम है। तो यही आपका फैक्टर डिपेंड करेगा, और आप इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब आते हैं हम लेंथेनर कॉन्ट्रैक्शन, एक भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये याद कर लेना, ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है इसका। तो लेंथेनर कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। अगर मैं बात करूँ तो लेंथेनर कॉन्ट्रैक्शन की बात करता हूँ तो समझ जाना है कि जितना एटॉमिक साइज बढ़ता है उतना ही एटॉमिक नंबर डिक्रीज होता है, या तो जितना एटॉमिक नंबर बढ़ेगा एटॉमिक रेडियस घटेगा। यही आपको दे रखा है, देयर आर रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस ट्रांजिशन मेटल एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीज। इसे कहते हैं हम लेंथेनर कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ठीक, चलिए आयनेशन एंथैल्पी की बात करते हैं। जैसे कि एंथैल्पी पता है आपको, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक, तो आपको पता है आयनेशन एंथैल्पी को द स्लाइट एंड इरेगुलर वेरिएशंस आयनेशन एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन मेटल ड्यू टू इरेगुलर वेरिएशंस एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो आयनेशन एंथैल्पी फर्क पड़ेगा। पता है जितना 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 आपको सपोज ये वाला एक न्यूक्लियस है, ठीक, एक आपका ये बड़ा वाला न्यूक्लियस है। अब आपको पता है कि इसकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस की कम होगी इससे, क्योंकि भाई साइज बढ़ रहा है तो इंट्रैक्शन न्यूक्लियस से कम होगी, इस पर ज्यादा होगी, तो इससे इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं निकल पाएंगे, इससे इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर निकल जाएंगे। जब इससे निकल जाएंगे इजीली बाहर निकल जाएंगे तो उसकी आयनेशन एंथैल्पी का कम होगी, तो साइज घटता है तो आयनेशन एंथैल्पी बढ़ती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफॉर्मेशन यही कंसेप्ट है आपका यूज हो रहा है जो कि आपको पढ़ना है। तो आपको समझ में आ रहा है कैसे डी ब्लॉक चल रहा है, क्योंकि पता है आपको ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, पूरा पूरा थ्योरी का चैप्टर है, आपको सिर्फ जो मैं वीडियो में करवाना वही दिखानी है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऑक्सीजन स्टेट की बात करते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वो भी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब अलग अलग तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जैसे कि इसका रीजन क्या हो सकता है वो देखते हैं। टेंडेंसी ऑफ n-1d ऑर्बिटल्स as well as ns इलेक्ट्रॉन टू टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो आपका n-1d ऑर्बिटल और ns इलेक्ट्रॉन दोनों क्या करेंगे, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक ठीक, तो आपको पता होना चाहिए जब एनएस वाला बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, पहले एनएस से निकलेगा। ठीक, अगर एनएस से निकलेगा तो किस पे बचेगा इलेक्ट्रॉन, फिर 3d पे बचेगा, मतलब डी पे बचेगा। तो वो वही डी वाला इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। उसका रीजन ये रहा पूरा,
अब मोस्ट कॉमन ऑक्सीजन स्टेट क्या है, वो +2 है, लेकिन जो हाईएस्ट कॉमन ऑक्सीजन स्टेट वो क्या है, +7, जो कि कौन सा करता है, जो कि मैंगनीज को करता है आपका, मैंगनीज। मैंगनीज क्या कर सकता है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट को कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल है आपका KMnO4, KMnO4 की बात करते हैं तो इसको मैं x का मान दे देता हूँ। जब मैं इसको x का मान दूंगा तो इस पर +1 आ जाएगा, +x आ जाएगा, -8 आ जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, x इक्वल टू +7 आपका हो जाएगा। ठीक ठीक। तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीजन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक मेटल इज 2 and the highest oxidation state of 3D series element is +8, while those of D block element is +8। +8 तो नहीं हो सकता, +7 तक आपको बात करनी है। ठीक, आप ऑक्सीजन स्टेट का आई होप कंसेप्ट समझ में आ गया। चलिए हम बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करेंगे, जो कि 0 ऑक्सीजन स्टेट भी शो करता है, जो कि क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल। जब मैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल की बात करूं तो आपने जैसे कि बताया पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जहां पे आयंस होंगे वहां पर पोटेंशियल जरूर होगा। ठीक, यही चीज आपको रिएक्टिविटी पे भी बात करेंगे। एक्सेप्ट कॉपर, कॉपर को एक्सेप्ट करके क्या, ऑल अदर एलिमेंट्स हैव नेगेटिव रिडक्शन। जिसके जितने नेगेटिव पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा कॉपर के अलावा, उतना ज्यादा क्या होगा, जितने जितने नेगेटिव पोटेंशियल उतना वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये बात ध्यान रखिए। दिस एलिमेंट कॉपर शुड हैव द कैपेसिटी टू लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, तो इजिली डिलीट कर देता है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका Cu2+ होगा, प्लस 2H+ देंगे तो क्या बनेगा आपका, यहाँ पे Cu3+ हो जाएगा, +H2। ठीक, अब बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपको पता है दो चीज होती है, डायमैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। डायमैग्नेटिक क्या होता है, रिपेल करता है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड का होंगे रिपेल करेंगे, मतलब जिसमें क्या होगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इस रिपेल करेगा। क्यों पता है आपको, वैसे ही पता है, आपने ब्लॉक्स पड़े होंगे, यहाँ पे क्या रहता है, ये ठीक सेम रहते हैं, तो वो डायमैग्नेटिक होते हैं। पैरामैग्नेटिक कौन से होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, क्या रहते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। चलिए अब मैग्नेटिक मोमेंट निकालते कैसे। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है आपका √n+2। जैसे कि एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखता हूँ Mn2+, ठीक, Mn2+ की बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा, आपका आर्गन होगा, आर्गन के बाद आपका आर्गन के बाद आपका क्या होगा, 4s2 होगा और 3d5 होगा। ठीक, Mn2+ में तो आपका 2 बाहर निकल जाएंगे तो कितने बचेंगे, आपके 5 इलेक्ट्रॉन आपके पूरे बचेंगे। जब आपके 5 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे तो आपको समझ जाना है क्या होगा, आपका n = 5 होगा, तो क्या हो जाएगा आपका 5 + 2। ठीक, तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 5 × 7, क्या हो जाएगा आपका √35 हो जाएगा। ठीक, जब आपको पता चला कि 35 जब आपका हो जाएगा, 35 का रूट क्या होगा, 6 से पीछे होगा तो 5.87 के BM आपका आएगा। BM इसकी क्या होती है, SI यूनिट होती है BM। ठीक है, तो कितना आएगा आपका, √5 आएगा, 35 आएगा। ऐसे पता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आपके 5 है। ठीक, उसका एटॉमिक क्या होगा, 5.87 होगा। समझ में आना चाहिए, दिक्कत कुछ नहीं होनी चाहिए, बस कंसेप्ट लगाते चले जाओ। आगे बढ़ते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय नेचर ऑफ लिगेंड्स ऑक्सीजन स्टेट मेटल, तो ये होती है क्योंकि क्या होता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो कलर भी शो करते हैं। क्या शो करते हैं, कलर भी शो करते हैं। जो आप तो ट्रांजिशन एलिमेंट कलर क्यों शो करते हैं, ये रीजन हम देखते हैं। तो आपको जब अगर आप समझ जाओ कोई भी एलिमेंट है, जब आपका वो ग्राउंड स्टेट पे है, ठीक, उसे उसे चाहिए कि भाई मैं एक्साइटेड स्टेट पे जाऊंगा। एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन निकालेगा या तो गेन करेगा, एक्साइटेड स्टेट होगी उसकी। जब वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा तो आपको समझ जाना है वहां पे कुछ फ्लेम शो करेगा। क्या शो करेगा, फ्लेम। जब फ्लेम शो करेगा तो उसका मतलब समझ जाना है आपको, जब वो फ्लेम शो कर रहा है तो वहां पे क्या होगा, कलर कॉम्बिनेशन भी आपका आने वाला है। तो इसलिए समझ जाना है जो भी कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होगा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होगा वो कलर शो करता है। और आपको पता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कोई भी होगा वो ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ कंपाउंड फॉर्म करता है। वो भी कंपाउंड किसके साथ शो करता है, ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ शो करता है। तो यही आपका रीजन था, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय नेचर ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स जो है, जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट का जो एटम जुड़ा हुआ है उसको लिगेंड्स कहते हैं। सब आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ोगे, आपको तो ध्यान नहीं देना। ठीक, ऑक्सीजन स्टेट ऑफ मेटल, मेटल एंड साइज ऑफ मेटल आयन। चलिए
अगर हम कैटालिटिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो आपको पता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का होता है कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करता है, कैटलिस्ट शो करता है। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे V2O5। V2O5 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट? क्या होगी साथ में पहले हम ये देखते हैं। तो क्या होगी, इसकी +5 पे होगी। अब +5 आपकी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी V2O5 की, क्योंकि क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? क्यों है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? क्यों KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है? क्यों होता है? क्योंकि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्या शो करता है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है कैटालिटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ठीक, क्योंकि लो एक्टिवेशन एनर्जी होगी फॉर द रिएक्शन एंड फॉर्म अनस्टेबल। और आपको पता है जो भी कोई चीज अनस्टेबल होगी वो रिएक्टिव होगी, तो इसलिए वो कैटालिस्ट होता है। जो जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है वो अनस्टेबल होने वाले हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं? आपने समझा होगा कि स्मॉलेस्ट कार्बन है, मतलब स्मॉलेस्ट एटम है, वो जब लार्ज एटम के साथ हमारा अटैक करेंगे तो क्या बना देंगे, वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बना देंगे। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज एज द पेरेंट मेटल हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज एज द डेंसिटी कंडक्टिविटी। अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं। जैसे कोई भी हो जाए आपका, जैसे आपका स्मॉलेस्ट एटम कौन कौन सा हो सकता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब क्या आपके स्मॉलेस्ट एटम है जो कि रिएक्ट कर रहे हैं आपके ट्रांजिशन मेटल के साथ रिएक्ट करें। किसके साथ रिएक्ट करें? ट्रांजिशन मेटल के साथ रिएक्ट करें। सेम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या है, उसका क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है एंड हाई प्योर मेटल रहता है। ठीक है, देख फिर क्या होगा, दे आर केमिकली इनर्ट रहते हैं। केमिकली इनर्ट रहेंगे, दे आर मेलेबल डक्टाइल रहेंगे। लेस मेलेबल लेस डक्टाइल रहता है, और दे आर नॉन स्टोइचियोमेट्रिक इन नेचर एंड डू नॉट कॉमन रूल ऑफ वैलेंसी। ये चारों पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट की केमिकली इनर्ट का मतलब क्या है? केमिकली इनर्ट का मतलब क्या है? वो केमिकली रिएक्टिव है। केमिकली रिएक्टिव है। मजा आ रहा है केमिस्ट्री पढ़ने में? कोई डाउट तो नहीं हो रहा है? फन लग रहा है एकदम? तरीके से पढ़ेंगे, कंसेप्ट लॉजिक लगा के पढ़ेंगे। केमिस्ट्री क्या एक लॉजिकल वे में है। केमिस्ट्री हम कैसे पढ़े? केमिस्ट्री हम पढ़ सकते एक लॉजिक वे में। क्या हो सकता है, क्या सोच सकते हो, सब कुछ सोच लो, तब जाके आपका आंसर आएगा। और एक चीज बताया, तो जब आप केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपके आंसर भी अपने आप आते हैं, ऑटोमेटिक आपके आंसर स्टार्ट हो जाएंगे आने कि आपको क्या आंसर देना है केमिस्ट्री में। तो अपने आप को लॉजिकली सोचो, आप करना क्या चाहते हो, मतलब आप केमिस्ट्री बोलना क्या चाहते हो। ठीक, देखिए सब इंपोर्टेंट कंपाउंड की बात करते हैं तो आपको पता है एक कंपाउंड आता है K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जब पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात करते हैं द क्रोमाइट और इज फ्यूज्ड विद Na2CO3 और K2CO3। तो आपको पता है क्रोमेट और है यहाँ पे Fe, ये एक और है जहां से क्रोमाइट निकाला जाता है, मतलब क्रोमेट निकाला जाता है ना, क्रोमियम मतलब। तो फिर यहाँ पे Na2CO3 लिया मैंने, 7O2 लेंगे तो क्या बनेगा, Na2Cr4 लगेगा, Fe2O3 लगेगा प्लस CO2 लगेगा। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। CrO4 CrO4 2 क्या है? CrO4 K2Cr4 वाला है। K2Cr4 दो कंपाउंड होते हैं, K2Cr4 और K2Cr2O7। जब आप दोनों की बात करोगे तो ये तो स्ट्रक्चर जो है आपका किसका है, CrO4 2 का है, और ये स्ट्रक्चर क्या है आपका Cr2O7 2 का स्ट्रक्चर है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो, रिएक्शन का भी ले लो, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। सेम यहाँ पे अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, किसी केस K2Cr2O7 की। तो हम बात करते हैं तो उसको हम अगर हीट करेंगे तो K2Cr4 बनेगा। तो आपको हीट का भी एक रिएक्शन आ सकता है, हीटिंग इफेक्ट जिसे बोलते हैं हम। रिएक्शन में H2SO4 की बात करते हैं, मतलब जब मैं H2SO4 डालता हूँ तो क्या बनेगा, CrO3 बनेगा कि HSO4 बनेगा प्लस H2 बनेगा। ठीक, अगर हम रिडक्शन की बात करते हैं H2 के साथ तो क्या होगा, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस H2O 3 कार्बन लेंगे तो आपको Cr2O3 बनेगा। तो देखो आपको कुछ चीज पता लग रही है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर हमें जरूर याद करना पड़ेगा, हमें पता करना पड़ेगा कैसे कैसे रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, सेम ऐसे सोडियम एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट पोटेशियम डाइक्रोमेट इज यूज्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। हो गया। अब पोटेशियम परमानेंट KMnO4 की बात करते हैं। KMnO4 क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर ये है। पहली बात तो MnO माइनस डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O।
ठीक। तो MnO4 माइनस की बात करेंगे तो कैसे बनेगा MnO4 माइनस, Mn2 मैग्नीज ऑक्साइड डालेंगे प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे प्लस O2 डालेंगे, तो K2MnO4, पहले K2MnO4 बनता है, मेरी बात ध्यान रखना पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, K2MnO4 बनेगा, फिर हमने MnO4 माइनस का आयन लिया, मतलब इसका ही आयन लिया, किसका आयन लिया, K2MnO4 माइनस का आयन लिया, तो MnO4 2 माइनस प्लस 4H प्लस का बनेगा, MnO4 माइनस बनेगा प्लस MnO2 बनेगा प्लस H2। ठीक, तो यही आपको चेंज मैग्नेट आयन से परमैग्नेट आयन कैसे चेंज होता है, इलेक्ट्रिक आयन सोल्यूशन। ठीक, इलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट 3d 0 होता है, मैग्नेटिक नेचर डायमैग्नेटिक होता है, पर्पल कलर का होता है, इक्वल वोल्टेज देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, चलिए। तो KMnO4 क्या होता है, डार्क पर्पल कलर का होता है, डे कलर इंटेंस होता है, वो टेम्परेचर होता है, ठीक है। ग्रीन मैग्नेट इज पैरामैग्नेटिक, वाइल पैरामैग्नेट इज डीमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। MnO4 माइनस क्या, हमने A1 इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे तो MnO4 2 माइनस बनेगा, MnO4 माइनस के बाद हम 2s2 प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे तो MnO2 बनेगा, अभी MnO4 माइनस तो 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन मानेंगे तो Mn2 प्लस प्लस 2 बनेगा। इसके फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या क्लास में मजा आ रहा है, एकदम डी ब्लॉक एलिमेंट बड़ा अच्छे से लग रहा है, पूरा बता दूंगा डी ब्लॉक एलिमेंट, एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा क्या क्या आ सकता है। अब आते हैं हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पे आते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, हमारा डी के साथ जैसे एफ ब्लॉक होता है वो एफ ब्लॉक है, लेंथेनॉइड और एक्टिवेट सीरीज हम यहाँ पे पढ़ने चाहेंगे। जब मैं पढ़ना चाहूंगा लेंथेनॉइड सीरीज क्या होती है, तो क्या होगा, XeFO 1 to 14, 1 to 14 होगा, B 1 to 10 होगा और 5S2 होगा। ठीक, लेंथेनॉइड हैव आउटर 3 सेल्स इनकम्प्लीट, दे हैव इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन, इस 6 हो सकता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो कर सकता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन ये शो नहीं करता है, ये मिनिमम क्या शो करता है, +3 शो कर लेगा या तो +2 शो कर लेगा। जैसे कि हम अगर इसका फैक्टर की बात करते हैं तो आपका एटॉमिक रेडियस फैक्टर आएगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, सेम ही फंडा आपका यहाँ पे यूज हो रहा है। तो आपका सीरियम से लेकर जो लिथेनियम तक का होगा आपका डिक्रीज होता चले जाएगा क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। देखो अब इसकी मैं रिएक्टिविटी की बात करता हूँ, रिएक्टिविटी ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो Ln इसको मैंने हिट करा किसी सल्फर के साथ हिट करेंगे तो क्या बनेगा, Ln2S3 बनेगा। सेम मैंने Ln का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, Ln2O3 बनेगा। Ln को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो H2 निकलेगा। Ln को हाइड्रोजन के साथ अटैक करेंगे तो LnX3 बनेगा। Ln को H2 के साथ करेंगे तो LnOH का होल 3 बनेगा। कार्बन के साथ करेंगे तो LnC2 बनेगा। सेम नाइट्रोजन करेंगे Ln बनेगा। ये सब आपका क्या है, केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें, लेकिन आपका +2 ऑक्सीजन से शो कर रहा है, +3 क्यों कर रहा है, क्योंकि क्या ये ऑक्सीजन से डी ब्लॉक एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ तक आपका लास्ट था, ये डी एफ ब्लॉक डी कंप्लीट हो गया, डी ब्लॉक डी। कोई डाउट होगा तो पूछो मेरे से, और बताते रहो मुझे कौन कौन से वीडियोस पे आपको कौन कौन से डाउट हो रहा है, कौन कौन से टॉपिक पर डाउट हो रहा है, जिससे मैं वीडियोस लेके आता रहूँ और आपका कंसेप्ट क्लियर होता है। लेकिन आपको अच्छे से केमिस्ट्री पढ़नी है, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही पढ़नी है। सो भाई मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों से जो भी है सब पढ़ो, अच्छे से फोकस करो, कोई डाउट होगा तो पूछो, लेकिन दिमाग से लगो, दिमाग से पढ़ो, मेहनत करो और चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो, क्योंकि हमारे साथ जो फिजिक्स के टीचर हैं, जो अमित सर हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं फिजिक्स, एक नंबर की फिजिक्स है उनकी, और वो कंटेंट डाल भी रहे हैं, तो आप उनको भी सपोर्ट करो और मुझे भी करो सपोर्ट। सबको सपोर्ट करोगे तो हम, आप हमें सपोर्ट करोगे, हम आपको अच्छे लेवल तक लेके जाएंगे, हम आपके ड्रीम को अचीव करने में आपकी मदद करेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, मजे लो।